हेलो एवरीवन, मैं सत्यजीत और आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि कैसे हमें भारत में 1920s के बाद राष्ट्रवाद संबंधित गतिविधियों के बारे में पता चला। कैसे पता चला कि गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हुई जिसने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं 1910 के बाद हुई। 1910 के बाद भारत की जो राजनीति थी उस राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं 1914 से 1918 के नवंबर तक लड़ा गया था और मुख्य जो इसकी पृष्ठभूमि थी वो थी यूरोप। यूरोप में ब्रिटेन भी इस युद्ध में हिस्सा ले रहा था और चूंकि भारत उस वक्त ब्रिटेन की एक कॉलोनी था तो भारतीय लोगों को भी ब्रिटिश लोगों ने युद्ध में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो इस युद्ध के दौरान भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़े, आज हम इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो युद्ध ने एक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को जन्म दिया और इस सामाजिक और राजनीतिक स्थिति ने भारत की आर्थिक स्थिति को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो अगर हम इन कारणों की चर्चा करें कि कौन कौन से कारण थे जिससे भारत बहुत मुश्किल में था, तो चलिए हम इन कारणों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले युद्ध में ब्रिटेन को भी शामिल होना पड़ रहा था। तो ब्रिटेन को युद्ध का जो पैसा चाहिए था वो पैसा वो कहाँ से लाता, तो अपने देश के अलावा वो अपनी कॉलोनीज से ये पैसा हासिल कर रहा था। चूँकि भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी था तो भारत के ऊपर इस युद्ध के दौरान कई तरह की आर्थिक जिम्मेदारी थोप दी गई। इन आर्थिक जिम्मेदारियों में पहली थी कस्टम ड्यूटीज़ का बढ़ जाना, यानी जिसको हम सीमा शुल्क कहते हैं। ये सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, यानी भारत से जो भी वस्तुएं दूसरे देशों में भेजी जा रही थी और दूसरे देशों से जो वस्तुएं भारत में लाई जा रही थी इन पर टैक्स बढ़ा दिया गया। और ये टैक्स कलेक्ट कौन कर रहे थे, तो ये टैक्स ब्रिटिश कलेक्ट कर रहे थे हमसे। तो ब्रिटिशर्स को आर्थिक लाभ पहुंच रहा था। दूसरी चीज़, भारत के जो व्यापारी विदेशों से आई हुई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी दे रहे थे, उस कस्टम ड्यूटी को देने के बाद जब वो वस्तुएं भारत के मार्केट में बेच रहे थे तो उस पर जो उनको इनकम हो रही थी उस इनकम के लिए भारत में पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी देश की सीमा पर भी टैक्स देना है आपको ब्रिटिशर्स को, और देश के अंदर जब वस्तुएं आ रही हैं उसके बाद आपको उन वस्तुओं को बेचने के बाद जो आमदनी हो रही है उस आमदनी पर भी आपको इनकम टैक्स देना है। यानी दोनों तरह से टैक्स भारतीय नागरिकों को और भारतीय व्यापारियों को लग रहा था। चलिए, इससे आर्थिक लाभ ब्रिटिशर्स को पहुंच रहा था। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं थी? एक और समस्या थी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय नागरिकों को जबरदस्ती ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जा रहा था। भारत के जो भी नागरिक स्वस्थ हृष्ट पुष्ट थे उन सभी को ब्रिटिश सेना में जबरन भर्ती कर दिया जा रहा था ताकि वो भारत से जाकर उस युद्ध में ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ें। तो इस युद्ध के कारण भारत में जितने भी बहुत सारे युवक लोग थे उन सभी युवकों को जो भारत में किसी इंडस्ट्री में लगे हुए थे, एग्रीकल्चर में लगे हुए थे या किसी तरह का कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे, इन सभी लोगों को जबरन भारत से बाहर जाना पड़ रहा था। तो भारत में लेबर का एक बहुत बड़ा शॉर्टेज शुरू होने वाला था। चलिए, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम हुई, तो गांव के जो लोग थे उन सभी लोगों के मन के अंदर ब्रिटिशर्स के प्रति एक दुर्भावना पैदा हुई, एक बुरी भावना पैदा हो गई कि ब्रिटिशर्स हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को अपनी सेना में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो न सिर्फ आर्थिक रूप से भारतीय लोगों को परेशान किया जा रहा था बल्कि सामाजिक रूप से भी परेशान किया जा रहा था। इसके बाद 1918-19 के आते आते तक
चूँकि भारत में बहुत बड़ा लेबर शॉर्टेज हो गया। लेबर शॉर्टेज होने का परिणाम ये हुआ कि भारत की जो भी शुरू हुई थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ थी, उन इंडस्ट्रीज़ में न तो काम करने वाला कोई मजदूर था, न तो खेतों में काम करने के लिए किसान थे। तो इसका परिणाम ये होना शुरू हो गया कि भारत में लेबर की भारी शॉर्टेज हो गई। बहुत सारे जो लोग यहाँ से गए थे वो युद्ध से कभी वापस आए ही नहीं, वापस नहीं आए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, ये पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। लेबर का भारी शॉर्टेज हो गया। और तो और एक बड़ी प्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ा। महामारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा फैल गया। भारत के काफ़ी बड़े हिस्से में इन्फ्लुएंजा नामक महामारी फैल गई। और इन्फ्लुएंजा महामारी के बाद भारत में अकाल पड़ गया, भारत के कई हिस्सों में। तो 1918 के बाद 1919 और 1920 के आते आते तक भारत के काफ़ी बड़े हिस्से में अकाल और महामारी जैसी कई गंभीर समस्याएं हो गई। तो इस 6 वर्षों की पूरी कहानी का परिणाम ये हुआ कि जब आप भारत के इतिहास में 1921 ईस्वी का सेंसस देखेंगे, यानी अगर आप भारत की जनगणना का इतिहास देखिएगा तो जनगणना का जो नॉर्मल नेचर होता है वो होता है हर 10 साल पर बढ़ना। लेकिन भारत के इतिहास में 1921 वो एकमात्र वर्ष था जिस वर्ष भारत की कुल जनसंख्या 1911 के मुकाबले भी घट गई थी। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1911 में जो कुल भारत की जनसंख्या थी वो 1921 के आते आते तक 1911 के मुकाबले कम हो गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों को युद्ध के कारण, बीमारियों के कारण और अकाल और महामारी के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत गंभीर परिस्थिति में फंस चुका था। इस परिस्थिति में भारत को आगे ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। किसी एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो भारत को इस गंभीर परिस्थिति से बाहर निकालता, और वो लीडर हमारे देश में महात्मा गांधी के रूप में 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ चुके थे। और 1915 के बाद अगले वर्षों में कैसे उन्होंने कुछ आंदोलनों की सहायता से अपने आप को भारत की राजनीति में स्थापित किया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए।